Okay, next problem, estimated contract. Okay, Ratnagiri project constructors provide you with the following information as at 31st March 1997. Okay, the first point they have provided, the project commenced on 1st August 1996. Okay, this is commencement date and it is estimated to be completed by 31st January 1998. That means for the 2 years period from first, actually not 2 years, 3 years, 1st August 1996 till 31st August 1997, 31st March 1997 first year, and from 1st April 1997 to 31st January 1998 second year. That means for the 2 years period, the contract price of the project was negotiated at rupees 900 lakhs. That means 9 crore rupees. Okay, the actual expenditure up to 31st March 1997 and the subsequent total estimated expenditure up to 31st January 1998 is furnished as under. देखो अभी इस प्रॉब्लम में दो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया, फर्स्ट ईयर का एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया है और सेकंड ईयर का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिया है. ओके, तो एक्चुअली हमें एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर प्रिपेयर करने का, एक्चुअली एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का टाइप का प्रॉब्लम है ये. ओके, तो फर्स्ट ईयर का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हमें प्रिपेयर करने का और ये एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने का फॉर होल प्रोजेक्ट. मतलब एस्टिमेटेड जो हम प्रिपेयर करेंगे वो खाली एस्टिमेटेड फिगर का लेकर नहीं प्रिपेयर करेंगे, फॉर होल प्रोजेक्ट एक्चुअली प्रिपेयर करेंगे. मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट हम प्रिपेयर करेंगे. ओके, और अभी वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि नीचे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया रहता है. एक्चुअली एस्टिमेटेड जब कॉन्ट्रैक्ट का जब प्रॉब्लम आता है ना, तो एक्चुअली जो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द P&L अकाउंट एंड रिजर्व, वो डिस्ट्रीब्यूट करते समय एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं. वो फॉर्मूला रहता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, मतलब फॉर्मूले में एस्टिमेटेड प्रॉफिट करके रहता है. तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट रहता है, इसकी वजह से हमें एस्टिमेटेड जब तक कॉन्ट्रैक्ट हम प्रिपेयर नहीं करते तब तक वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो फाइनल एंट्री है, मतलब फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट और रिजर्व में, वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं होता है. ओके, इसकी वजह से हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ईयर का हम पहले एक्चुअल वाला आधा प्रिपेयर करके रखेंगे. आधा मतलब एक्चुअली लास्ट का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बाकी रहेगा, बाकी सब एक्चुअली कंप्लीट प्रिपेयर होगा. और उसके बाद में हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे और उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फाइंड आउट होगा, जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो फाइंड आउट होगा, वो प्रॉफिट हम यूज़ करके फर्स्ट ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो उसका एक्चुअली फाइनलाइजेशन करेंगे. उसका फाइनलाइजेशन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, नेट प्रॉफिट को कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा और रिजर्व को कितना अमाउंट ट्रांसफर रहेगा होगा एक्चुअली, उसका सिर्फ फाइनली हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो ऐसे दो इन्फॉर्मेशन दिया है. देखो मटेरियल दिया है, ये सभी एक्चुअली एक्सपेंसेस दिया हुआ है एक्चुअली इतने तक. उसके बाद में ये WIP क्लोजिंग क्लोजिंग ये दिया है, क्लोजिंग मटेरियल एट साइड दिया है, ये अनसर्टिफाइड वर्क दिया है. अनसर्टिफाइड वर्क देखो फर्स्ट ईयर को ही एक्चुअल को ही है. ओके, जब कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट होगा तो अनसर्टिफाइड वर्क नील रहेगा. ओके, और उसके बाद में वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है. अभी वर्क सर्टिफाइड देखो कैसे दिया हुआ है, 4,50,000 4 करोड़ 50 लाख दिया हुआ है फर्स्ट ईयर को. ओके, और सेकंड ईयर को 9 करोड़ दिया हुआ है. तो सेकंड ईयर को जब 9 करोड़ रुपीस देंगे तो एक्चुअली मतलब ये क्यूमुलेटिव दिया हुआ है. ओके, अभी आपने एक्सपेंसेस कभी देखे ना, तो एक्सपेंसेस क्यूमुलेटिव करके नहीं दिया हुआ है, ये एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है और ये टोटल मतलब फर्स्ट ईयर का ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. तो हम टोटल एक्सपेंडिचर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये उसकी दोनों की एक्चुअली टोटल कर देंगे. ओके, सभी जगह पर वैसे ही करेंगे. लेकिन ये क्लोजिंग मटेरियल एट साइट है ना, वो एक्चुअली हर एक स्टेज का एक्चुअली अलग ही रहेगा. मतलब ये क्लोजिंग मटेरियल एट साइट है, मतलब ये डेट को इतना मटेरियल अवेलेबल था कॉन्ट्रैक्ट साइट पे, और ये डेट को मतलब ये एस्टिमेटेड कब कंप्लीट कब हो रहा है, 31 जनवरी को इतना कंप्लीट होने वाला है, तो इतना मटेरियल हमारे पास मटेरियल एट साइट रहेगा. ऐसे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन, तो ये दोनों की टोटल करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली यहाँ पर मटेरियल एट साइट के लिए. ओके, मटेरियल एट साइट तो यही रहेगा एक्चुअली. ओके, अभी ऐसा क्यों है, एक्चुअली मटेरियल एट साइट मतलब उस लास्ट डेट को जब क्लोजिंग होगा तो क्लोजिंग डेट को कितना मटेरियल अवेलेबल, कितना एसेट वहाँ पर अवेलेबल है, वो हम एक्चुअली मेंशन कर रहे हैं. ये एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस मतलब ये फर्स्ट पीरियड में इतना एक्सपेंसेस हुआ और सेकंड पीरियड में इतना एक्सपेंसेस हुआ, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा, तो दोनों का टोटल करना पड़ेगा. ओके, दोनों का टोटल करना पड़ेगा. हमने पहले एक कुछ भी एक्चुअली चीज़ परचेस कर दी, वो एक्चुअली हमें 10 रुपये में मिल गई फर्स्ट टाइम पे,
और सेकेंड टाइम में आपने दूसरा और एक चीज़ परचेस की, वो एक्चुअली आपको मिली 5 रुपये में। ओके, तो टोटल आपको कितना एक्सपेंडिचर हुआ इस पे? तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ? 15 रुपये हो गया। फर्स्ट टाइम पे 10 रुपये और सेकंड टाइम पे 5 रुपये। तो वैसे एक्चुअली वो दो 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 एक्चुअली एक्सपेंडिचर हमें सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है। ये फर्स्ट एक्चुअल एक्सपेंडिचर और ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर वो एक्चुअली होने वाला है आगे। ओके, लेकिन हम टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो एक्चुअल हुआ है वो प्लस एस्टिमेटेड हुआ है वो। ओके, लेकिन ये जो नीचे वाला जो चीज़ है ना वो अलग है। मतलब क्लोजिंग मटेरियल एट साइड मतलब उस लास्ट डेट को, जब हम बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करने वाले हैं, जब हम अकाउंट्स क्लोज करने वाले हैं, उस डेट को इतना मटेरियल वो गोडाउन में अवेलेबल था, नहीं तो वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट साइड पे अवेलेबल था। ओके, वो इतना एक्सपेंडिचर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट साइड पे अवेलेबल था। ओके, तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। और जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिया है वो वहाँ पर एक्चुअली मटेरियल एट साइड दिया है, वो 30,000 रुपीज़ रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा एक्चुअली। ये वापिस ये भी वहाँ पर मटेरियल नहीं रहेगा। ये जो 25,80,000 का जो मटेरियल था वो कब एंडिंग को अवेलेबल रहेगा? ये फर्स्ट ईयर एंडिंग को वो अवेलेबल रहेगा। लेकिन जब सेकंड ईयर एंड होगा, मतलब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, एस्टिमेटेड जब कंप्लीट होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्चुअली इतना मतलब वहाँ पर एक्चुअली 26,10,000 का मटेरियल नहीं अवेलेबल रहेगा। तो मटेरियल साइड पे सिर्फ 30,000, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइड पे सिर्फ मटेरियल 30,000 का ही अवेलेबल रहेगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर डेट का बैलेंस है, तो ये दोनों का टोटल करने की जरूरत नहीं है। ये एक बात एक्चुअली ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ ये भी वैसा ही है, वर्क अनसर्टिफाइड वर्क जो दिया है वो 1,25,000 इस डेट को था। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो 1,25,000 एक्चुअली वो बैलेंस में नहीं रहेगा, तो वो एक्चुअली यहाँ पर जीरो ही रहेगा। ओके, ये एक्सपेंडिचर जैसा नहीं दिया हुआ है। ये जो नीचे का जो तीन चीज़ दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली एक्सपेंडिचर जैसा नहीं दिया हुआ है। इसका हम टोटल नहीं करेंगे। इसका हम क्या लिखेंगे कि ये फर्स्ट एक्चुअल में इतना ही लिखेंगे मटेरियल एट साइड, और एस्टिमेटेड में इतना ही लिखेंगे, 30,000 ही लिखेंगे मटेरियल एट साइड। ओके, तो ये बात एक्चुअली ध्यान में रखना। और लास्ट का देखो, अनसर्टिफाइड वर्क भी वैसे ही। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम 1,25,000 अनसर्टिफाइड वर्क लिखेंगे, लेकिन जब एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तब हम 0 रुपीज़ ही लिखेंगे, मतलब अनसर्टिफाइड वर्क नील ही रहेगा तभी, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट हुआ है और सर्टिफाइड वर्क हमारा कंप्लीट हुआ है। और सर्टिफाइड वर्क देखो कैसे दिया है उन्होंने, ये 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़ जो दिया हुआ है वो एक्चुअल वाला दिया हुआ है, और जो एस्टिमेटेड वाला दिया है वो 9 करोड़ वाला दिया हुआ है। 9 करोड़ मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा कितने, 900 लैक्स, मतलब ही 9 करोड़ रुपीज़ है। ओके, ये भी 900 लैक्स ही है, मतलब 9 करोड़। ओके, तो ये जो 9 करोड़ है ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। मतलब ये जो वर्क सर्टिफाइड जो दिया है वो क्यूमुलेटिव दिया हुआ है। मतलब ये जो 9 करोड़ रुपीज़ है उसमें ऑलरेडी 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़ इंक्लूडेड है। ओके, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, ये जो 9 करोड़ रुपीज़ जो दिया हुआ है उसमें 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़ जो एक्चुअल वाला था वो इंक्लूडेड है। अभी वो कभी अलग से करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 13 करोड़ 50 लाख हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही 9 करोड़ का है, तो इतना एक्सपेंडिचर नहीं होगा ना, मतलब वर्क सर्टिफाइड उतना हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसकी वजह से एक ध्यान में रखना, जब ये अभी जो वर्क सर्टिफाइड जो दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव दिया हुआ है। ये जो वर्क सर्टिफाइड जो दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का इतना है और ये सेकंड ईयर का नहीं है, ये एक्चुअली कंप्लीट पूरा है। मतलब स्टार्टिंग से जितना वर्क सर्टिफाइड था उसका इंक्लूड करके ये पूरा वर्क सर्टिफाइड उतना दिया हुआ है, वो 9 करोड़ रुपीज़ है। ओके, तो ये याद ध्यान में रखना, जब हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट जब प्रिपेयर करेंगे ना, तो एक्चुअली वो होल प्रोजेक्ट का प्रिपेयर करेंगे, इतना ही एक्सपेंडिचर नहीं लेकर प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एस्टिमेटेड मतलब हम टोटल हमारा प्रोजेक्ट का कितना एक्सपेंडिचर हुआ और टोटल हमारे प्रोजेक्ट का कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट रहेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उस टाइम पे ये जो एक्सपेंसेस का जितना पोर्शन है ना, वो एक्सपेंसेस का पोर्शन हम कैलकुलेट करते समय ये दोनों चीज़ का टोटल कर देंगे। मतलब इतना हुआ था एक्सपेंडिचर और इतना होने वाला है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, 3 करोड़ 95 लैक्स का एक्सपेंडिचर रहेगा। किसका, मटेरियल के लिए। ये दोनों का टोटल करके मेंशन कर देंगे। ओके, दोनों का टोटल करके मतलब सेम सिचुएशन सभी चीज़ के लिए, जितना एक्सपेंडिचर उतने लिए सेम सिचुएशन आएगी। लेकिन ये बाकी का जो 3 चीज़ है उसके लिए एक्चुअली वैसा नहीं है। ये क्लोजिंग मटेरियल एट साइट है, मतलब ये पर्टिकुलर डेट को, लास्ट ईयर को जब कॉन्ट्रैक्ट हमने का कैलकुलेशन किया तब मटेरियल एट साइड इतना था, और जब हमारा एस्टिमेटेड रहेगा, मतलब हम जब क्लोज करेंगे पूरा कॉन्ट्रैक्ट तब इतना 30,000 का ही कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, तो इतना टोटल करने की इसकी ज़रूरत नहीं, इसका सिंगल इतना ही लिखेंगे। सेम सिचुएशन वर्क अनसर्टिफाइड का। ओके, एस्टिमेटेड में 0 लिखेंगे, नील लिखेंगे,
सर्टिफाइड वर्क का भी वैसे ही लिखेंगे एक्चुअली, 9 करोड़ रुपीज़ हमारा सर्टिफाइड वर्क है, वो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार के एक्चुअली हमारा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट हमें अभी प्रिपेयर करने का एक्चुअली। अभी नीचे देखिए एक्चुअली क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सेंड टू साइट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइट पे कितना एक्चुअली प्लांट एंड मशीनरी सेंड किया हुआ है वो उसका इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। तो कितना का प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने सेंड किया है कॉन्ट्रैक्ट साइट पे 80 लाख रुपीज़ का। वेयर आर द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर को हमने 80 लाख का सेंड कर दिया और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा स्क्रैप वैल्यू कितना रहेगा, 8 लाख रुपीज़ रहेगा। तो इसके हिसाब से हम मंथ वाइज हम डेप्रीसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, वो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट 80 लाख रुपीज़ माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट 8 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। अभी एस्टिमेटेड लाइफ मतलब यहाँ पर जितना मंथ प्रोजेक्ट चल रहा है उतना उसका एस्टिमेटेड लाइफ रहेगा। तो कितने मंथ चल रहा है प्रोजेक्ट, ओके देखो अभी प्रोजेक्ट हम कितना दिन हमारा चलने वाला है एक्चुअली, यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे एक्चुअली। तो प्रोजेक्ट कितने देर चलने वाला है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, डेप्रीसिएशन फॉर 1997-98 सॉरी 96-97 96-97 कितने मंथ यूज हुआ है, देखो 96-97 में कितने मंथ है, 1 अगस्त से चालू हुआ है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 8 मंथ्स हो गया, 8 मंथ्स हो गया। ओके 8 मंथ्स हो गया यहाँ पर फर्स्ट ईयर को। और सेकंड ईयर को कितना है एक्चुअली, एस्टिमेटेड पीरियड तो एंडिंग पीरियड दिया है जनवरी 98 तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, वैसे 10 मंथ होगा। तो टोटल 18 मंथ्स हमने यूज़ किया है। हमने कितने मंथ्स यूज़ किया है, वो प्लान 18 मंथ्स यूज़ किया है। उसका कॉस्ट कितना था, वो प्लान का कॉस्ट कितना था 80 लाख रुपीज़। प्लान का कॉस्ट कितना 80 लाख रुपीज़। तो प्लान का हम कॉस्ट निकालेंगे, 80 लाख दिया हुआ है। एस्टिमेटेड लाइफ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है वो हम माइनस कर देंगे। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया है 8 लाख रुपीज़। और कितने मंथ्स हम यूज़ करने वाले हैं, 18 मंथ्स हम यूज़ करने वाले हैं, जिसकी वजह से 18। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, वो मंथ्स में हमने मेंशन कर दिया। तो इतना हमारा मंथली हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इतना हमारा मंथली डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और कितने मंथ्स हम यूज़ करने वाले हैं, 18 मंथ्स हम यूज़ करने, सॉरी नहीं, एक मिनट, ये माइनस करके ये वाला देखने का है। ओके 18 मंथ्स मतलब 4 लाख रुपीज़ पर मंथ हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा, 4 लाख रुपीज़ पर मंथ हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा। ओके 80 लैक्स माइनस 8 लाख डिवाइड बाय 18। ओके तो उसका फॉर्मूला से आंसर आ जाता है 4 लाख रुपीज़। तो ये जो डेप्रिसिएशन आ गया है वो पर मंथ वाला डेप्रिसिएशन है। ओके ये पर मंथ वाला डेप्रिसिएशन है। तो 8 मंथ फर्स्ट ईयर को यूज़ किया तो कितना आएगा, 8 इंटू 4 लाख। तो फर्स्ट ईयर को डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 32 लैक्स रहेगा। और एक्चुअली सेकंड ईयर का हम डेप्रिसिएशन कब निकालेंगे, तो एक्चुअली वो सेकंड ईयर का हम डेप्रिसिएशन एक्चुअली निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके सेकंड ईयर को हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिपेयर करेंगे वो होल प्रोजेक्ट का प्रिपेयर करेंगे। तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली 72 लाख रुपीज़ हम अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। ओके मतलब पूरा डेप्रिसिएशन कितना मटेरियल प्लांट यूज़ करने वाला है, तो 72 लाख रुपीज़ का हम प्लांट यूज़ करने वाले हैं। ओके तो ये डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन यहाँ पर हो गया एक्चुअली। ओके अभी देखते हैं आगे क्या दिया है, डेप्रिसिएशन समझा ना कैसे निकालने का है। तो 80 लैक्स माइनस 8 लाख डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट मतलब प्रोजेक्ट का जितना पीरियड है उतना पीरियड है। तो प्रोजेक्ट का पीरियड कितना है, 18 मंथ्स है। ओके 18 मंथ्स आप दूसरे टाइप से भी निकाल सकते हैं, मतलब एक्चुअल ईयर वाइज 1996, 1997 एंड 1998। 1998 में सिर्फ 1 मंथ है जनवरी वाला, 1997 में 12 मंथ्स है, और 1996 में कब से चालू होने वाला है प्रोजेक्ट, अगस्त से। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 5 मंथ आ रहा है, 5 मंथ आ रहा है। तो इसका टोटल करेंगे तो वो 18 आ जाएगा। ओके 18 आ रहा है। ओके तो कितना मंथ हम प्लांट यूज़ करने वाले, 18 मंथ्स यूज़ करने वाले। इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं
अकाउंटिंग ईयर के जैसे अकाउंटिंग ईयर कंसिडर करके अकाउंटिंग ईयर 96 97 में 8 मंथ्स यूज़ होगा, 97 98 में 10 मंथ्स यूज़ होगा। ओके, तो इस प्रकार के हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है। फर्स्ट ईयर को 32 लैक्स और पूरे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का आ रहा है एक्चुअली 72 लैक्स रुपीज़। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अभी देखो क्या दिया है, इट इज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर शुड बी दैट proportion of the estimated net profit to be realized on completion of project which the certified value of work as on 31st March 1997 based to the contract price। मतलब जब एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम रहता है ना, तो नॉर्मली मतलब 99% प्रॉब्लम में हमें फॉर्मूला ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया रहता है। मतलब वो एक्चुअली कंपनी का जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहता है वो टर्म्स एंड कंडीशन में प्रॉब्लम में दिया रहता है और उसका फॉर्मूला भी उसमें ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। उन्होंने क्या बोला है, इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर शुड बी दैट proportion ऑफ द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट टू बी रियलाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट which the certified value of the work as on 31st March 1997 based to the total contract price। मतलब फॉर्मूला रहेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो ये चीज़ एक्चुअली ये पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट का। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ओके, ओके, अब लास्ट में क्या दिया हुआ है, एज अ कॉस्ट कंसल्टेंट यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 1997 शोइंग द वर्किंग ऑफ द प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर। ओके, मतलब उन्होंने एक्चुअली एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने को बोला ही नहीं है। ओके, लेकिन वो वर्किंग नोट में हमें कंपलसरी प्रिपेयर करने का है, क्योंकि फॉर्मूले में उन्होंने क्या बताया कि हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कंसिडर करके ही वो प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करने का है। ओके, उन्होंने हमें क्या बोला है कि आप सिर्फ एक्चुअल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वही प्रिपेयर करने को एक्चुअली बोला है, और जो वर्किंग है वो आपको एक्चुअली बताना है क्या, क्योंकि जो प्रॉफिट हम पीएनएल अकाउंट को जो ट्रांसफर करने वाले हैं उसका वर्किंग हमें करके दिखाने का है। मतलब वर्किंग में हमें एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में हमारा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर्मूला यूज होगा एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सॉरी इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये फॉर्मूला यूज होगा। ये पैराग्राफ से हम वो फॉर्मूला एक्चुअली निकाल लिया है। ये पैराग्राफ में उन्होंने हमें फॉर्मूला ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हम प्रिपेयर करेंगे। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे मतलब फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जैसे प्रिपेयर करेंगे वैसा ही प्रिपेयर होगा वो। ओके, अभी वैसे प्रिपेयर करने के लिए देखो कौन सा है, रत्नागिरी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर। तो मैंने एक्चुअली वो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है फर्स्ट ईयर का। ये देखो रत्नागिरी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31st मार्च 1997। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 9 करोड़ रुपीज़। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 9 करोड़ रुपीज़। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 9 करोड़ रुपीज़। अभी स्टार्ट करते हैं। सभी एक्सपेंस डेबिट साइड को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल। अभी स्टार्टिंग ईयर में तो हमारा एक्चुअली डब्ल्यूआईपी नहीं रहेगा, ओपनिंग डब्ल्यूआई के बैलेंस वगैरह कुछ नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंसेस से। डायरेक्ट मटेरियल है 2 करोड़ 10 लाख रुपीज़। एक्चुअल वाला जो फिगर है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये एक्चुअल वाला हम पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक्चुअल वाला जो फिगर रहेगा वो हम डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, 2 करोड़ 10 लाख। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल टू इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना प्राइस दिया हुआ है, 35,50,000। 35,50,000। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपेंसेस, दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस। ओके, तो ये भी हम मेंशन कर देंगे डायरेक्ट वेजेस। डेबिट साइड को एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से डायरेक्ट वेजेस कितना अमाउंट है डायरेक्ट वेजेस का, 52,16,400। 52,16,400। ओके, 52,16,400। नेक्स्ट सुपरवाइजर चार्ज, सुपरविजन चार्जेस।
सुपरविजन चार्जेस वो भी एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड को आएंगे। सुपरविजन चार्जेस कितना एक्सपेंसेस दिया हुआ है, 6,20,600, 6,20,600। ओके, नेक्स्ट आर्किटेक्ट फ़ी वो भी एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड को आएंगे। आर्किटेक्ट फ़ी, टू आर्किटेक्ट फ़ी। ओके, कितना अमाउंट है, 11,50,000। ओके, 11,50,000। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड, ये भी एक्सपेंसेस ही है, वो भी डेबिट साइड को आएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। टू कंस्ट्रक्शन ओवरहेड, अमाउंट कितना है कंस्ट्रक्शन ओवरहेड, 42,87,800, 42,87,000 कितना है 800, 42,87,800, 42,87,800। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट साइड को आएगा। और ये जो पूरा जो एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जितना एक्सपेंसेस हुआ है उतना ही दिया हुआ है। ओके, तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीपेड नहीं है, कुछ भी बाकी का एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली वो मेंशन कर रहे हैं। नहीं तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रहता तो हम वो एडजस्ट कर देते थे, मतलब आउटस्टैंडिंग रहता तो ऐड कर देते थे, प्रीपेड रहता तो वो लेस कर देते थे। ओके, तो वो भी एडजस्टमेंट हो जाता था कभी रहता था तो। लेकिन करंट प्रॉब्लम में वैसा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 29,12,200, 29,12,200 है, 200, 29,12,200। ओके, 29,12,200। ओके, नेक्स्ट है क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, मतलब ये WIP वाला पॉइंट आ गया, तो क्रेडिट साइड को हम मेंशन कर देंगे बाय WIP। ओके, WIP। ओके, अभी इसमें आएगा फर्स्ट मटेरियल एट साइट। ओके, मटेरियल एट साइट कितना दिया हुआ है 25,80,000, 25,80,000। ओके, उसके बाद में अनसर्टिफाइड वर्क भी दिया हुआ है, वो भी हमारा उसमें आएगा एक्चुअली, WIP में आएगा अनसर्टिफाइड वर्क। उसका कॉस्ट कितना दिया है 1,25,000, 1,25,000। ओके, और उसके बाद में हमें दिया हुआ है एक्चुअली वर्क सर्टिफाइड भी दिया हुआ है। ओके, सर्टिफाइड वर्क वो है 4,50,00,000 से, तो वर्क सर्टिफाइड 4,50,00,000। ओके, 4,50,00,000। ओके, तो अब देखेंगे और एक अभी चीज़ रह गई एक्चुअली, हमारे डेप्रिसिएशन चार्ज करना रहेगा है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट साइड को चार्ज कर देंगे, वो एक्चुअली नहीं भूलना चाहिए एक्चुअली, नहीं तो वो मार्क्स निकल जाएंगे एक्चुअली। ओके, ओके, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन मेंशन कर, हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी यहाँ पर नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना एक्चुअली 1996 का 8 मंथ हमने यूज़ किया है, पर मंथ है 4 लाख रुपीज़ है, तो 32 लाख रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 1996-97 में। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 32 लैक्स। ओके, डेप्रिसिएशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, हमने कैलकुलेट करते थे, मैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया था, ये कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ यूज। तो नंबर ऑफ मंथ यूज़ है 18 मंथ्स है, इसकी वजह से डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ यूज़ किया 18 मंथ्स, मतलब एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट मेंशन किया 18 मंथ्स। तो हमारा आंसर आ गया 4 लाख रुपीज़ आंसर आ गया, तो 4 लाख रुपीज़ हमने डिवाइड बाय मंथ किया था, तो इसकी वजह से जो आंसर भी आएगा वो भी मंथ में ही आएगा। 18 मंथ्स किया तो पर मंथ हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 4 लाख रुपीज़, हमारा पर मंथ डेप्रिसिएशन आ रहा है यहाँ पर। ओके, 4 लाख रुपीज़ पर मंथ डेप्रिसिएशन आ रहा है। और फर्स्ट ईयर में हमने कितना प्लांट कितना यूज़ किया है 1 अगस्त से 31 मार्च तक, तो 8 मंथ्स हमने यूज़ किया हुआ है, इसकी वजह से 8 × 4 लाख, तो हमारा पूरा डेप्रिसिएशन आ रहा है फर्स्ट ईयर का 32 लाख रुपीज़ आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा आ रहा है एक्चुअली 32 लाख, तो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन मेंशन कर दिया 32 लाख। ओके, अभी कुछ बचाएगा देखो एक्चुअली, ये हमें निकालने का है, ये हमें निकालने का है, और अभी डेबिट क्रेडिट को जो मेंशन करने का था वो एक्चुअली पूरा हो गया एक्चुअली मेंशन। वर्क सर्टिफाइड भी मेंशन कर दिया, अनसर्टिफाइड वर्क भी मेंशन कर दिया। अभी बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे और यहाँ पर टू नॉशनल प्रॉफिट आएगा, टू नॉशनल प्रॉफिट। ओ, यहाँ पर भी नॉशनल प्रॉफिट ही आएगा, और नॉशनल प्रॉफिट हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वो है PNL अकाउंट, वो सेम चीज़ रहेगी, उसमें कुछ एक्चुअली डिफरेंस नहीं है, PNL अकाउंट में रहेगा और बाकी का आएगा रिजर्व। ओके, लेकिन वो कितना एक्चुअली रहेगा वो हमें अभी निकालने का है।
मतलब रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा और पीएनएल में कितना ट्रांसफर होगा, इसका एक्चुअली हमें फिगर एक्चुअली निकालने का है। यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट निकाल के रखते हैं एक्चुअली। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर हम निकाल के रखते हैं, कितना आता है वो। ओके, क्रेडिट साइड का हमने टोटल कर दिया, तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 4,77,05,000। और डेबिट साइड का भी टोटल करते हैं यहाँ पर एक्चुअली। उसके बाद में हम उसमें से एक्चुअली माइनस कर देंगे, तो वो आ रहा है 4,19,00,000 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर वो मेंशन कर दिए 4,77,05,000। और ये नॉशनल प्रॉफिट यहाँ पर निकाल देते हैं, नॉशनल प्रॉफिट आएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो नॉशनल प्रॉफिट आ गया एक्चुअली 57,68,000। ओके, नॉशनल प्रॉफिट आ गया 58,68,000। ओके, ये एक्चुअली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्चुअली सिर्फ कैलकुलेशन करके यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक्चुअली ये मेंशन नहीं होगा एक्चुअली। ओके, आप सेपरेटली कैलकुलेशन करेंगे, वो रफ में कैलकुलेशन करके यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट निकाल देंगे। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, या अब हम निकाल नहीं सकते, अभी हम एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पर 1/3 2/3 जो वाला हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे पहले वाले, कि जब 25% रहेगा, मोर देन 25% रहेगा वर्क सर्टिफाइड परसेंट जब वर्क सर्टिफाइड, तो हम 1/3 ट्रांसफ़र करते थे। मोर देन 50% जब वर्क सर्टिफाइड रहेगा तो यहाँ पर 2/3 ट्रांसफ़र करते। तो वैसा नहीं यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला ऑलरेडी हमने दिया हुआ है प्रॉब्लम में। उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये हमें फॉर्मूला उन्होंने यूज़ करने को बोला है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर अभी एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ये हमें पहले निकालने का है। ओके, तो इसके लिए हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट for the period ended 31st March 1998। मार्च नहीं आएगा, 31 जनवरी आएगा, क्योंकि जनवरी तक का हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 31 जनवरी 1998। ओके, बाकी का सब चीज़ सेम ही रहेगा। ये जो है ना, ये सभी एक्चुअली यहाँ पर सेम आ जाएगा एक्चुअली, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगी। अमाउंट चेंज हो जाएगी। अभी अमाउंट क्या रहेगी एक्चुअली, देखो अभी मटेरियल, अभी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट जब हमें बनाने का है ना, तो टोटल करके मेंशन करने का, ये बात याद रखना है। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, टोटल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमें मेंशन करेंगे, दोनों को हम टोटल करेंगे। मतलब 2,10,00,000 प्लस 1,85,00,000, वो दोनों का टोटल करके यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,10,00,000 प्लस 1,85,00,000, तो ये आ गया 3,95,00,000 डायरेक्ट मटेरियल आ गया। ओके, ये दोनों यहाँ पर हर समय हमें ये टोटल करके लिखने का, जितना एक्सपेंसेस है वो सभी टोटल करके हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद में इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा 35,50,000, यहाँ पर आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल 35,50,000 प्लस 47,50,000 प्लस 47,50,000। ओके, आ गया 83 लाख आ गया। अभी नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, सभी एक्सपेंसेस हमें मेंशन करने का है, सभी का टोटल करके मेंशन करने का है हर बार। अभी डायरेक्ट वेजेस कितना है, 52,16,400, 52,16,400 प्लस 49,83,600, 49,83,600। ओके, 49,83,600। ओके, तो इसका टोटल आ गया हमारा 1,02,00,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट सुपरवाइजर चार्जेस, वैसे वो भी सेम वैसे ही सबका टोटल करके लिखना पड़ेगा हमें। 6,20,600, 6,20,600, 6,20,600 प्लस एस्टिमेटेड फिगर कितना है 3,29,400, 3,29,400।
ओके, आपको लग रहा है मैं अमाउंट रॉन्ग मेंशन कर रहा हूँ तो अभी बताना है क्या? आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अमाउंट रॉन्ग पुट डाउन कर रहा हूँ तो एक्चुअली प्राउंटली एक्चुअली मुझे कंफर्म कर देना कि, क्योंकि अभी यहाँ पर गलत हो गया ना तो पूरा एक्चुअली वो एक्चुअली हम रेक्टिफाई करने में एक्चुअली ज़्यादा टाइम लगेगा एक्चुअली, तो इसकी वजह से वो देख लेना मैं जो अमाउंट मेंशन कर रहा हूँ दोनों का टोटल कर रहा हूँ वो बराबर हो रही है या नहीं, वो कंफर्म करते रहना एक्चुअली। अभी देखिए आर्किटेक्ट फ़ी वो भी सेम ही मेंशन करेंगे, दो ऐड कर देंगे 11,50,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर 11,50,000 रुपीज़ प्लस 18 लाख रुपीज़, प्लस 18 लाख रुपीज़, 18 लैक्स आ गया 29,50,000। ओके, 29,50,000 आ गया। ओके, 18 प्लस 11 29 प्लस 50,000। ओके, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड वो है 42,87,800, 42,87,800, 87,800 प्लस एस्टिमेटेड वाला कितना है 27,42,200, 27,42,200, 27,42,200, 27,42,200, 27,42,200। ओके, आ गया 70,30,000 आ गया। ओके, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी दोनों का टोटल हो जाएगा। ओके, आ जाएगा 29,12,200, 29,12,200 प्लस 29,12,200 प्लस 15,87,800, 15,87,800, 15,87,800। ओके, आ गया 45 लैक्स। और बाद में डेप्रीसिएशन, अभी ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लिखते समय देखो फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन हमारा था एक्चुअली 32 लैक्स और सेकंड ईयर का डेप्रीसिएशन हमारा आ गया, मतलब आ सकता था डेप्रीसिएशन हमारा सेकंड ईयर का 40 लैक्स रुपीज़, मतलब हमारा टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया 72 लैक्स रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर लिखते समय और एक चीज़ देखना है, यहाँ पर 80 लैक्स हमारा इंट्रोड्यूस किया था, 8 लैक्स हमारा एंडिंग में रह गया, मतलब कितना एक्चुअली डेप्रीसिएशन होगा 72 लैक्स डेप्रीसिएशन होगा, 80 माइनस 8 लैख, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइड पे उतना हमारा यूज़ होने वाला है, तो 72 लैक्स हमारा डेप्रीसिएशन आ जाएगा। टोटल डेप्रीसिएशन देखो ये वो भी यहाँ पर भी आ रहे हैं 32 लाख फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में 40 लैक्स आ जाएगा। इसकी तरह से वो पूरा हमारा प्रोजेक्ट का डेप्रीसिएशन हो गया 72 लैक्स रुपीज़। इसके बाद वजह से यहाँ पर डेप्रीसिएशन हमारा मेंशन हो जाएगा 72 लैक्स रुपीज़, 72 लैक्स रुपीज़। ओके, अभी कोई एक्सपेंसेस बचा है क्या? नहीं बचा एक्चुअली। अभी ये क्रेडिट साइड का एक्चुअली जो है वही में मेंशन करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड का ये मटेरियल एट साइड, ये 30,000 रुपीज़ मेंशन होगा बाय मटेरियल एट साइड। ओके, बाय मटेरियल एट साइड कितना आ गया 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है मटेरियल एट साइड, वो 30,000 मेंशन होगा। ओके, और यहाँ पर अभी बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आएगा। ओके, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ब्रैकेट में आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ना, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट होता है तो वर्क सर्टिफाइड जो अमाउंट रहता है वो हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितना है 9 करोड़ रुपीज़ है। ओके, 9 करोड़ रुपीज़ है, तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट जो निकालेंगे वो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा एक्चुअली एस्टिमेटेड प्रॉफिट रहेगा। ये अभी हमारा अभी कंप्लीट हो गया एक्चुअली। देखो अभी सबने सब एक्चुअली इन्फॉर्मेशन अनसर्टिफाइड वर्क तो नील है, सर्टिफाइड वर्क 9 करोड़ है, वो 9 करोड़ रुपीज़ हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ट्रांसफर करने का है। मटेरियल साइड भी हमने मेंशन कर दिया। सर इसमें रिजर्व ऐड नहीं होगा? नहीं, वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ओके ओके, अभी हम एक्चुअली पूरा मेंशन कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितना एक्सपेंसेस था वो पूरा मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिजर्व और पीएनएल अभी तक हमने चार्ज ही नहीं किया, हमें अभी फाइनली हमें कितना रहेगा वो कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, यहाँ पर रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा। ये जो बात है ना, ये बात ये हम ट्रांसफर कर देते, आप बराबर बोल रहे हैं एक्चुअली, ये बात हम ट्रांसफर करते हैं। वो कहाँ पर हम ट्रांसफर करते थे एक्चुअली रिजर्व, जब वहाँ कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट रहता है तभी हम ट्रांसफर करते हैं। मतलब ये WIP भी हमने यहाँ पर डेबिट साइड को ट्रांसफर किया रहता था, कभी वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट रहता था तो।
लेकिन ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हमारा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट में हम बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जितना एक्सपेंसेस हो रहा है उतना हमने टोटल करके यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक्चुअली ये ओके रिलेटिवली इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, टोटल करने का सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है एक्चुअली, बाकी रिलेटिवली इजी है एक्चुअली। यहाँ पर अभी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल के आएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ओके, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा हमारा। अभी बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर हम टोटल कर देता हूँ। ओके, ये टोटल हो जाएगा कितना है, 9,30,00,000। तो यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा 9,30,00,000। ओके, और ऊपर वाला टोटल मैं यहाँ पर रफ में करने का आपको, मैं यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर देता हूँ ऊपर वाला टोटल बैलेंसिंग अमाउंट निकालने के लिए। तो ये आ रहा है 6,30,00,000 आ रहा है। और यहाँ पर मैं बैलेंसिंग अमाउंट वो मेंशन कर देता हूँ जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। तो एस्टिमेटेड हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 94 लाख रुपीज़ हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है। ओके, इसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, ये हमें कैलकुलेट करने का था। ओके, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या उन्होंने बताया एक्चुअली, अभी यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड वगैरह कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी आप प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट है ना, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, वो उन्होंने हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी बताया एक्चुअली। वो जो ये जो फॉर्मूला है ना, वो प्रॉब्लम में उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट इज इक्वल टू, नॉशनल प्रॉफिट नहीं बताया उन्होंने, फॉर्मूला ऑलरेडी प्रॉब्लम में बताया हुआ है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये फॉर्मूला उन्होंने ऑलरेडी एक्चुअली प्रॉब्लम में बताया हुआ है। कहाँ पर बताया हुआ है, हम दिखा दो कहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है ये, इट इज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर शुड बी दैट प्रोपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट, जो हमने अभी निकाला। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट कितना है, 94 लाख रुपीज़। ओके, टू बी रियलाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, टू बी रियलाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, वही हमने निकाला अभी। प्रोजेक्ट कंप्लीशन होते समय हमारा कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट रहेगा, मतलब बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सभी एक्सपेंसेस कंसिडर करके हमारा एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट कितना होगा वो हमने पहले निकाला। विच द सर्टिफाइड वैल्यू ऑफ वर्क एज ऑन 31 मार्च 1997, विच द सर्टिफाइड वर्क एज ऑन 31 मार्च 1997 कितना है, लास्ट ईयर का सर्टिफाइड वर्क, मतलब करंट ईयर का जिसका हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने वाले, उसका कितने 4,50,00,000 रुपीज़ है। ये देखो यहाँ पर हमने वो मेंशन भी कर दिया है, ये सर्टिफाइड वर्क। ओके, 4,50,00,000 रुपीज़। ओके, बेस टू द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बेस टू द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कितना है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 9 करोड़ रुपीज़। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 9 करोड़ रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर अभी फॉर्मूला में एक्चुअली मैं वैल्यू एक्चुअली मेंशन कर देता हूँ। क्या वैल्यू रहेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आया हमारा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 94 लाख रुपीज़ इनटू वर्क सर्टिफाइड कितना है, 4,50,00,000 रुपीज़। ये कितना है, 94 लाख रुपीज़, 4,50,00,000 रुपीज़ डिवाइड बाय 9 करोड़। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में हमारा जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल वो फाइंड आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 करोड़ इंटू 4,50,00,000, 47 लाख रुपीज़ आ जाएगा जो पीएनएल को ट्रांसफ़र होगा। ओके, तो ये आगे वाला, ये ऊपर वाला प्रॉब्लम ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ही एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो निकाला ये कंप्लीट हो गया। ये वर्किंग नोट में हमें निकालने का था, क्योंकि उन्होंने ये प्रिपेयर करने को हमें बोला नहीं था। वर्किंग नोट उन्होंने बोला था कि कैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसका वर्किंग नोट बनाओ, तो ये पूरा हमारा वर्किंग नोट है एक्चुअली। ओके, तो उससे हम निकाला एक्चुअली एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इसमें निकाला 94 लाख आ रहा है इनटू वर्क सर्टिफाइड एज ऑन 31 मार्च 1997, मतलब जो फर्स्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट निकाला है उसका वर्क सर्टिफाइड कितना है, 4,50,00,000 रुपीज़। ओके, बेस टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बेस टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 9 करोड़ रुपीज़। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया और यहाँ पर हमें प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल कितना रहेगा, तो वो निकाला हमने 47 लाख रुपीज़ निकाला। ओके, तो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल आएगा 47 लाख और बैलेंसिंग अमाउंट आएगा हमारा रिजर्व। बैलेंसिंग अमाउंट हमारा आ जाएगा रिजर्व, ये आ गया 10,68,000। ओके, तो ये टोटल हो गया 57,68,000। ओके, इस प्रकार के हमें एक्चुअली हो गया हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम हमारा एक्चुअली कंप्लीट हो गया। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट वाला। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, बाकी सभी सिंपल है। ओके, बहुत एक्चुअली स्टूडेंट का मिस्टेक कहाँ पर होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिया है ना तो उतना ही लेकर एक्चुअली एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो वो गलत है। हमें एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए एक्चुअली
फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा एक्सपेंसेस लेने का है एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए। ये बात एक ध्यान में रखना। दूसरी बात एक्चुअली क्या करते हैं गलत, ये जो लास्ट वाला जो 3 चीज़ है वो एक्चुअली उसका गलत मेंशन कर देते हैं। एक क्लोजिंग मटेरियल है ना, वो एक्चुअली टोटल करके मेंशन कर देते हैं, वो क्लोजिंग मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल एट साइट है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना था एक्चुअली, वो पर्टिकुलर डेट को कितना क्लोजिंग स्टॉक था वो ये यहाँ पर मेंशन है, ये एक्सपेंसेस नहीं है। वो एसेट के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो पर्टिकुलर डेट को इतना स्टॉक अवेलेबल था। ओके, और ये हम जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे तो इतना मटेरियल हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइट पे अवेलेबल रहेगा, ऐसे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये डेट को हम जब एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट जब प्रिपेयर करेंगे तो उस डेट को कितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, तो सिर्फ 30,000 का अवेलेबल है। ओके, तो ये बात एक ध्यान रखना। वर्क सर्टिफाइड जब मेंशन करते, वर्क सर्टिफाइड जो मेंशन करते हैं वो भी एक ध्यान में रखना कि हमें एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें मेंशन करने की है, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट में हमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेंशन करने की है। ओके, 9 करोड़ रुपीज़, मतलब क्यूमुलेटिव जो रहेगा। नहीं तो क्या करते हैं, यहाँ पर 4 करोड़ 50 लाख दे दिया, यहाँ पर भी 4 करोड़ 50 लाख दे देंगे, मतलब दोनों का टोटल हो गया एक्चुअली 9 करोड़ रुपीज़। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 4 करोड़ 50 लाख ही लेते, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि 4 करोड़ 50 लाख नहीं हमें लेने का, एक्चुअली हमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें मेंशन करने का है। कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में भी वैसे ही करते हैं एक्चुअली, वो क्यूमुलेटिव नहीं देते, यहाँ पर क्यूमुलेटिव दे दी है। ओके, यहाँ पर क्यूमुलेटिव दे दिया, मतलब 4 करोड़ 50 लाख ये फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का 9 करोड़ रुपीज़ नहीं है एक्चुअली, सेकंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड एक्चुअली 4 करोड़ 50 लाख ही है, लेकिन दोनों का मिला के हमें क्यूमुलेटिव मेंशन करने का है। तो क्यूमुलेटिव कितना है, सेकंड ईयर को टोटल कितना वर्क सर्टिफाइड हो गया, तो 9 करोड़ रुपीज़ हमारा टोटल वर्क सर्टिफाइड हो गया है। ओके, तो इस प्रकार के हमें निकालने का एक्चुअली। ओके ओके, यहाँ पर हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो पूछो। ओके, ये एक्चुअली वर्किंग नोट है, एक्चुअली ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ लिखा हुआ वो एक्चुअली वो। ओके, कुछ डिफ़िकल्टी है तो पूछो। एक्चुअली रिलेटिवली ना एक्चुअली सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये रिलेटिवली सिंपल है बाकी के कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर कैलकुलेशन खाली वही रहता है, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिपेयर करते समय टोटल करने का है वही एक्चुअली ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है, बाकी का सब एक्चुअली ईजी है। डेप्रिसिएशन का एक कैलकुलेशन रहता है, वो हर एक प्रॉब्लम में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन रहता है, वो अलग अलग रहता है हर जगह पर। तो हमें वो सिचुएशन देखने की है कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते समय क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये जो सिचुएशन यहाँ पर जो दिया है डेप्रिसिएशन का वो सेम नहीं रहता, हर जगह पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते। तो और ये इन्फॉर्मेशन जब डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ देखना एक्चुअली ज़रूरी पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन जो निकालना रहता है, आप पूरा देखा है आपने, उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं वो मंथ वाइज हम निकाल रहे हैं, तो एक ही चीज़ है वो हम मंथ वाइज निकाल रहे हैं, वो है एक्चुअली डेप्रिसिएशन। ओके, तो नॉर्मली जो बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो डेट दिया रहता है ना, उससे हमें डेप्रिसिएशन में ज़्यादा फर्क गिरता है एक्चुअली कैलकुलेशन करते समय। ओके, तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफ द मतलब अकाउंटिंग ईयर, ये भी हमें ध्यान से देखने का, और वहाँ पर कितना मंथ हमने यूज़ हुआ है। ओके, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, कितना मंथ हमने करंट ईयर को यूज़ किया है, तो उतना डेप्रिसिएशन हमें लिखने का है। ओके ओके, कोई क्वेरी है?